स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ये प्रपोज किया गया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, बल्कि ग्लूकोज का होता है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम फटाफट से अभी लिमिटेशंस को एक बार रिवाइज करें जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस की थी, वो सबसे पहले लिमिटेशन इसकी ये थी कि अगर ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, इफ़ ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, तो ग्लूकोज को वो सारी रिएक्शंस देनी चाहिए जो एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एल्डिहाइड्स देते हैं, जैसे रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड स्किप्स बेस। लेकिन ग्लूकोज अगर उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको भी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करना चाहिए, उसको भी स्किप्स बेस के साथ रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन ना तो वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और ना ही स्किप्स बेस के साथ। तो यही पहली लिमिटेशन थी कि ग्लूकोज डज नॉट अंडरगो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, दैट इज इट नाइदर रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फाइड नॉर विद स्किप्स बेस। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि ग्लूकोज दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। राइट, और साथ में ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, जो आपके साथ कल डिस्कस किया था कि क्या होती है म्यूटा रोटेशन, दैट इज जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होती रहती है टू अटेन एन इक्विलिब्रियम वैल्यू विच इज़ 52.7। ठीक है, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि क्यों ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, क्यों ग्लूकोज में ऑप्टिकल रोटेशन जो है या जो आपकी स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होती है विद टाइम टू अटेन एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। साथ ही में ग्लूकोज, आपको ये बताया गया था कि एक लिमिटेशन ये भी है ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की कि ग्लूकोज मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनाता है, और वो भी दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स में। ठीक है, लेकिन ओपन चेन स्ट्रक्चर इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। ठीक है, और दूसरा कि ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन शो करता है, लेकिन जो ये आपके ग्लूकोसाइड्स बनते हैं दे डोंट शो म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो इसके लिए ओपन चेन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और साथ में जो मेन लिमिटेशन आई वो आई यूवी स्पेक्ट्रम से, क्योंकि यूवी स्पेक्ट्रम बोलता है कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो दैट मीन्स इन सारी लिमिटेशंस की वजह से ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने डिस्कार्ड कर दिया और हमने बोला कि ग्लूकोज में होता है रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, अब ये जितनी भी लिमिटेशंस हमने कल डिस्कस की थी, उन सारे लिमिटेशंस को हम एक एक करके रिंग स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन करेंगे, और हम ये बोलते हैं कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ग्लूकोज का होता है रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दैट इज D प्लस ग्लूकोज। राइट, तो आपने देख लिया कि बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस हैं, तो सबसे पहले टॉन्स ने सबसे पहले सजेस्ट किया कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, और उसने बोला कि ग्लूकोज का होता है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। अब ये साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ CHO ग्रुप एंड द दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बन 5। ठीक है, इसका भी रीज़न है, वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपने सिंपल सा ये बोलना है कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता है, ग्लूकोज में ओपन चेन नहीं बनती है, ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ग्लूकोज का जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कंबाइन कर जाता है कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, और जब वो कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा तो आपके पास बनेगा एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना है आपने, ये है आपका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ नहीं है। एक एंड पे मैंने CHO ग्रुप बनाया है, C डबल बॉन्ड OH लिखा है इसको, और दूसरे एंड पे आपने प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप और बाकी HOH HOH। राइट, दिस इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन टॉन्स ने ये बोला कि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, बल्कि ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ग्लूकोज का, ये कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करता है इस तरह से कि आपके पास एक साइक्लिक
हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है। इसका नाम अभी सुन लो आप, दिस इज साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ये आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों बोला इसको आपने साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। क्या है? कार्बन 1 विच इज CHO कार्बन, दैट इज एल्डिहाइडिक कार्बन, वो इंटरैक्ट की या वो कंबाइन की कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। स्टूडेंट्स तो आपके सामने है किस तरह से कंबाइन कर रही है। जब मैं CHO ग्रुप की बात करती हूँ तो दिस इज C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑक्सीजन अपनी तरफ को जब पेयर लेगा तो ऑब्वियसली इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे कार्बन 5 की। कार्बन 5 में भी उसी तरह से हो रहा है O और H, और सबको पता है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेगा। तो अब क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। स्टूडेंट्स कंबाइन कर रहे हैं दोनों, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर कंबाइनिंग विद ईच अदर। तो आप देख सकते हो O के साथ कौन जुड़ा? H, ठीक है। तो ये बन गया CHOH, डबल बॉन्ड खत्म हो गया। और इस O के साथ ये O किसके साथ जुड़ गया? ये O इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास क्या बन गया? CHOH, और वो पूरा रिपीट हो गया मॉलिक्यूल। कार्बन 5 का जो O था वो इधर चला गया, कार्बन के साथ जुड़ गया, और ये बन गया आपके पास साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल है, कंबाइन किए हैं आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप और 5th कार्बन की हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। और अब आप देख सकते हो ये 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर हैं इसके। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना, जिसको आपने बोला साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको बताया जा रहा है कि क्यों आपने इसको साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बोला स्टूडेंट्स। तो अब इसके लिए हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। जब हमने एल्डिहाइड्स पढ़े थे तो आपने पढ़ी है एल्डिहाइड्स की एक रिएक्शन कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो अल्कोहल, जैसे यहाँ मैंने सिंपली लिया मिथेनॉल, ठीक है, कोई भी अल्कोहल ले सकते थे, मैंने मिथेनॉल लिया। तो क्या होता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, दिस इज CH डबल बॉन्ड O, वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन बनती है और आपके पास एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें आपका ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एंटर कर जाता है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं एल्डिहाइड्स में? इट इज़ कॉल्ड अ हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे भी वही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था? एल्डिहाइड और अल्कोहल कंबाइन कर रहे थे, अल्कोहल मीन्स OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंबाइन कर रहा था। यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप किसके साथ कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर बनेंगे उनको क्या बोलूँगी मैं? साइक्लिक। तो वो आपको पता ही है क्योंकि साइकिल बन रही है। और क्या बोलूँगी साथ में उनको? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो आपने इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है कि क्यों इनको बोला हेमी एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड्स भी जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल बनते हैं। तो यहाँ भी वही हो रहा है, एल्डिहाइड्स रिएक्ट कर रहे हैं OH के साथ, दैट मीन्स अल्कोहल के साथ, और आपके पास बन गया हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एल्डिहाइड्स होते हैं जब स्मॉल अमाउंट के साथ रिएक्ट करते हो तो हेमी एसिटल बनता है, लेकिन जो एल्डिहाइड जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल ले लिया, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, मतलब एसिड की प्रेजेंस में, जब एल्डिहाइड्स एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास एक और मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, यू कैन से एक और एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि यहाँ मिथाइल था तो मिथाइल इंट्रोड्यूस हुआ, अगर कोई और एल्काइल होता तो वो इंट्रोड्यूस होना था, और उनको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड्स में? एसिटल, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब एल्डिहाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हेमी एसिटल बनता है, और जब एल्डिहाइड्स एक्सेस ऑफ अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो एसिटल्स बनते हैं। तो यहाँ भी आप वही कंसेप्ट लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन कर रहा है और आपका क्या बन रहा है? हेमी एसिटल, क्योंकि साइकिल बनी तो हमने इसको बोला साइक्लिक हेमी एसिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तब लिखा गया है आपको यहाँ पे वर्ड कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे बनता है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। एक प्रॉपर्टी आपने और याद रखनी है स्टूडेंट्स इसकी, कि ये जो एसिटल्स होते हैं ये एल्केलाइन मीडियम में और एक्वस मीडियम में स्टेबल रहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान से सुन लेना है। अब मैं बात कर रही हूँ एसिटल्स की।
एसिटल्स की। ये जो एसिटल्स होते हैं ये स्टेबल रहते हैं एल्केलाइन मीडियम में और एक्वस मीडियम में। सिर्फ एसिडिक मीडियम में ये दोबारा से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और दोबारा से क्या बन जाते हैं, एल्डिहाइड्स और अल्कोहल। मतलब एसिडिक मीडियम में ये बैक रिएक्शन देते हैं, बाकी एल्केलाइन मीडियम में भी ये कोई रिएक्शन नहीं करते, एक्वस मीडियम में भी कोई रिएक्शन नहीं करते स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो मैंने आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर से बता दिया कि किस तरह से एल्डिहाइडिक ग्रुप और 5th कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपस में कंबाइन करते हैं और बनता है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, राइट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इस रिंग स्ट्रक्चर के बेस पे, अब हम एक्सप्लेन करेंगे सारी लिमिटेशंस। तो सबसे पहले लिमिटेशन थी, रिएक्शन वाली रहने दो, जो दूसरी लिमिटेशन थी वो थी कि ग्लूकोज, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, आइसोमेरिक फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आप खुद देख सकते हो कि जब एल्डिहाइडिक ग्रुप कंबाइन कर गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, आपके पास एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बन गया विच इज साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। तो कार्बन 1 पे एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया। नया स्टीरियो सेंटर मीन्स अब कार्बन 4 डिफरेंट एटम से जुड़ गया है, पहला कार्बन, ठीक है। पहले नहीं था ये स्टीरियो सेंटर, पहले इधर से स्टीरियो सेंटर शुरू हो रहे थे, कार्बन 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तो कार्बन 1 पे भी एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया स्टूडेंट्स। और जैसे ही कार्बन 1 पे एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया तो 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक में हम OH ग्रुप को राइट साइड को लगा देंगे, H को लेफ्ट साइड को लगाएंगे, दूसरे में हम OH को लेफ्ट साइड को ले जाएंगे, H को राइट साइड को लगाएंगे। तो 2 आइसोमर्स बन गए क्योंकि एक नया स्टीरियो सेंटर बन गया यहाँ पे। अब तो आप खुद देख लो, जस्टिफिकेशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म। सबसे पहले हम जस्टिफाई करेंगे कि ग्लूकोज क्यों 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और वो हमने आराम से डिस्कस कर लिया कि 2 फॉर्म्स में इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि जब दोनों ग्रुप्स आपस में कंबाइन किए, दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो कार्बन 1 पे एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया और ग्लूकोज 2 डायस्टीरोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, जिनको आप बोलोगे अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, जो कहाँ पे डिफर करेंगे, सिर्फ कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 1। सिर्फ कार्बन 1 में कन्फिग्रेशन में फ़र्क आएगा, बाकी कन्फिग्रेशन सेम रहेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कार्बन 1 में हमने OH ग्रुप जब राइट साइड को लगाया तो हम उसको अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, और जब ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड को चला गया तो वो बीटा डी ग्लूकोज बन गया। तो अब हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ग्लूकोज 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ग्लूकोज का होता है साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसकी वजह से ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स बनेंगी। अब स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो 2 फॉर्म्स होती हैं ग्लूकोज की, ये सेम है कन्फिग्रेशन में, सिर्फ फ़र्क कहाँ है इनकी कन्फिग्रेशन में, कार्बन 1 में, ठीक है। तो ये जो कन्फिग्रेशंस होती हैं, ये जो आइसोमर्स होते हैं विच डिफर इन कन्फिग्रेशन अराउंड कार्बन 1 ओनली, they are called anomers. So students, you should know what are anomers. The anomers are nothing but they are pair of diastereomers which differ in configuration around carbon 1, जैसे अल्फा एंड बीटा, they are called anomers. तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे आप, एनोमेरिक कार्बन, राइट, या आप बोल सकते हो इसको ग्लाइकोसाइडिक कार्बन एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनोमर्स अगर आपको पूछे जाते हैं तो एनोमर्स आर नथिंग, ग्लूकोज की जो 2 फॉर्म्स हैं अल्फा एंड बीटा, दे आर एनोमर्स, दे आर डिफरिंग इन कन्फिग्रेशन ओनली अराउंड कार्बन 1। सिर्फ कार्बन 1 में इनमें फ़र्क है, बाकी इनकी कन्फिग्रेशन हर एक एटम पे सेम है। तो ये आपने देख लेना है, व्हाट आर एनोमर्स, व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन एटम एंड व्हाट इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक कार्बन एटम, दिस कार्बन, कार्बन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने अल्फा और बीटा फॉर्म्स को जस्टिफाई कर दिया। अब हम एक्सप्लेन करेंगे जो आपको कल बताया था म्यूटा रोटेशन, ठीक है, कि ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स बनती हैं, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, और ये जो अल्फा फॉर्म है इसकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रोटेशन होती है विच इज़ 112, प्लस में 112 डिग्री होती है, और बीटा फॉर्म है इसकी भी अपनी स्पेसिफिक रोटेशन है एक पर्टिकुलर, और वो होती है +19। लेकिन क्या होता है कि जब आप ग्लूकोज
को, मतलब 2 फॉर्म्स हैं उसकी अल्फा और बीटा, वो आपने मान के चलना है। ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जब आप ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व करते हो तो क्या होता है, जैसे ही आप ग्लूकोज को पानी में डिज़ोल्व करोगे इसकी ये पानी से हाइड्रोलाइज होगा और क्या बन जाएगा इसका, ओपन चेन फॉर्म। तो मैं स्टूडेंट्स रिपीट कर रही हूँ, ग्लूकोज का होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म्स में, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स में, राइट। लेकिन जब आप ग्लूकोज क्रिस्टलाइन फॉर्म में इट इज स्टेबल, व्हेन यू आर टेकिंग ग्लूकोज इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इट इज स्टेबल, कुछ नहीं होगा, कोई म्यूटा रोटेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व करोगे, पानी में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और एकदम से इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो ब्रेक कर जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ओपन स्ट्रक्चर बनेगा लेकिन बहुत कम टाइम के लिए बनेगा, एकदम से ये ओपन चेन स्ट्रक्चर क्लोज कर जाएगा और आपके पास फिर से क्या बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर क्या हो रहा है कि जब आप ग्लूकोज को पानी में डिजोल्व कर रहे हो तो ग्लूकोज की जो अल्फा फॉर्म है वो भी हाइड्रोलाइज हो रही है, बीटा फॉर्म भी हाइड्रोलाइज हो रही है। अल्फा फॉर्म हाइड्रोलाइज होके एकदम से क्या बना रही है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो क्या हो रहा है, अल्फा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन आपको बताई 112 डिग्री। जैसे ही आपने उसको पानी में डिजोल्व किया इसकी स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज कर जाएगी और वो कितनी बन जाएगी, 52.7, जो ओपन चेन फॉर्म की होती है स्पेसिफिक रोटेशन। उसी तरह से बीटा फॉर्म का भी है। बीटा फॉर्म को जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व करोगे इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 19, जो +19 है, इंक्रीज करेगी और क्या बन जाएगी, 52.7, जो किसकी होती है, ओपन चेन फॉर्म की। मतलब क्या हो गया कि आपका अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनाते हैं एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। अल्फा फॉर्म से ओपन चेन फॉर्म बन जाएगा एकदम, ओपन चेन से फिर अल्फा बन जाएगी, इसी तरह से बीटा से अल्फा बनेगी, ओपन चेन फॉर्म बनेगी, ओपन से फिर बीटा बन जाएगी एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन। तो हियर यू कैन सी क्या लिखा गया है आपको कि बीइंग हेमी एसिटल अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स, जिनको आप एनोमर्स बोलते हो, आर रेडली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर इनटू ओपन चेन फॉर्म। जिस ओपन चेन फॉर्म मीन्स फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो जो मैंने आपको बता दिया कि इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ओपन चेन फॉर्म बन जाएगी, वो मैकेनिज्म में देखोगे आप। बीटा फॉर्म की हाइड्रोलिसिस हुई दोबारा से ओपन चेन फॉर्म बन जाएगी, लेकिन इक्विलिब्रियम बन रहा है, वो आप देख सकते हो, रिएक्शन एक डायरेक्शन में नहीं जा रही है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। 119 से डिक्रीज करके 52.7 आएगी स्पेसिफिक रोटेशन, जैसे ही 52.7 आई दोबारा से इंक्रीज करके 119 बन जाएगी, राइट। इस तरह से यहाँ हो रहा है। 19 है इसकी स्पेसिफिक रोटेशन, जैसे ही आपने इसको पानी में डाला 19 से इंक्रीज करके 52.7 बनेगी, जैसे ही 52.7 बनी दोबारा से डिक्रीज करके 19 बन जाएगी। इसको क्या बोलते हो आप कि एक तरह का इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन रहा है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जिसमें आपके पास अल्फा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन है +112, बीटा फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन है +19 और ये जो ओपन चेन फॉर्म है इसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 52.7। इसकी डिक्रीज करेगी फिर दोबारा से उतनी बन जाएगी, इसकी इंक्रीज करेगी फिर दोबारा से उतनी बन जाएगी, ठीक है। तो ये है आपके पास ओपन चेन फॉर्म। एकदम से जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुई ओपन चेन फॉर्म बनी, वो दोबारा से क्लोज कर जाएगी और क्या बनेगा आपके पास, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेनिंग बोथ द एनोमर्स। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में 36% अल्फा फॉर्म होगी, 64% बीटा फॉर्म होगी और ओपन चेन फॉर्म का बहुत ही कम अमाउंट होता है, दैट इज़ 0.5%। बट स्टूडेंट्स दिस पॉइंट को आपने ध्यान रखना है कि नो डाउट ओपन चेन फॉर्म का बहुत कम अमाउंट बनता है, बट इट इज़ देयर, ठीक है। तो मतलब ओपन चेन फॉर्म भी होती है लेकिन बहुत फ्रैक्शन के लिए वो बनती है, उसका अमाउंट बहुत कम, दैट इज़ 0.5% होता है। जैसे ही ओपन चेन फॉर्म बनी वो एकदम से क्लोज हो जाएगी और क्या बन जाएगा, चाहे अल्फा बन जाए चाहे बीटा बन जाए, वो डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में आपका जा रहा है। इधर से इधर को जाएगा तो फिर इधर से इधर को आएगा, इधर से इधर को जा रहा है तो इधर से इधर को आएगा, राइट। तो ये है, तो आपने याद रखना है ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कितनी बनती है, 52.7। तो यही है म्यूटा रोटेशन, दैट इज चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन विद टाइम
टू अटेन एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। अल्फा ग्लूकोज भी अपने स्पेसिफिक रोटेशन को चेंज करेगा इक्विलिब्रियम वैल्यू अटेन करने के लिए, बीटा फॉर्म भी अपने स्पेसिफिक रोटेशन को चेंज करेगा इक्विलिब्रियम वैल्यू को अटेन करने के लिए। ये अपने स्पेसिफिक रोटेशन को डिक्रीज करेगा, ये अपने स्पेसिफिक रोटेशन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसकी है 112, इसकी है 52.7, इसकी है 19, इसकी है 52.7। तो ये जो होती है दैट इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। तो क्यों होती है म्यूटर रोटेशन, क्यों स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होती है? वो इस वजह से चेंज होती है कि जैसे ही आपने हाइड्रोलिसिस की ओपन चेन फॉर्म बनी, लेकिन दोबारा से ओपन चेन फॉर्म क्लोज होके अल्फा फॉर्म बना देगी। उसी तरह से जैसे ही आपने बीटा फॉर्म की हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस हुई, राइट, ओपन चेन फॉर्म बनी, दोबारा से क्लोज होके बीटा फॉर्म बन जाएगी। तो यू विल से म्यूटर रोटेशन इज ड्यू टू फैसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ हेमी एसिटल रिंग। अगर हेमी एसिटल रिंग ओपन हो जाएगी तो ओपन चेन स्ट्रक्चर बन जाएगा, और हेमी एसिटल रिंग जब क्लोज हो गई तो क्लोज स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो उसकी वजह से आ गई म्यूटर रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो गई, क्योंकि जैसे ही ओपन चेन फॉर्म बनेगा स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 हो जाएगी, और जब क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा तो अगर अल्फा बनेगी तो 112 आएगी स्पेसिफिक रोटेशन, बीटा बनेगी तो 19 आएगी। ठीक है, तो दिस इज म्यूटर रोटेशन। नाउ यू कैन सी इट्स मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं कि जो म्यूटर रोटेशन है वो एक्वस मीडियम में ही आती है, ये ध्यान रखना है। एक्वस मीडियम मीन्स जब आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करोगे, पानी में डिसॉल्व करोगे। ठीक है, तो अब आपने देखना है, ये मैंने ग्लूकोज का कुछ नहीं किया, मैंने ये अल्फा फॉर्म ली ग्लूकोज की, और इस तरह से थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को इस तरह से बनाया है, ये साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। इसी तरह से मैंने इस साइड को बीटा फॉर्म बनाई, उसका भी मैंने साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर बनाया, और बीच में मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें मैंने, ठीक है, ये CHOH3 ग्रुप कंबाइन कर दिए, क्योंकि फ़र्क सिर्फ पहले पे है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद पहला फिफ्थ के साथ जुड़ रहा है तो फिफ्थ भी दिखाया है आपको, राइट। तो अब आपने क्या किया, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 है, इसकी आपकी 112 है, इसकी 19 है। इसका अमाउंट 36% होता है, इसका 64% होता है, ये 0.5% होता है। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहता है। ओपन चेन क्लोज में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लोज ओपन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, राइट। तो अब देखो ये, क्योंकि पानी की एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एम्फोटेरिक मीन्स वाटर कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो अब ये देखो, यहाँ पे मैं 2 पानी के मॉलिक्यूल ले रही हूँ, ठीक है, H2O H2O, 2 मॉलिक्यूल लिए मैंने पानी के, एक में मैं पानी को एज ए एसिड दिखा रही हूँ, एक में पानी को बेस दिखा रही हूँ। तो कहाँ एसिड है कहाँ बेस है वो आपके सामने है। यहाँ पे देखो पानी H+ ले रहा है अपनी तरफ को, और जब पानी H+ ले रहा है इसका मतलब ये बेस है, राइट। और यहाँ पे पानी H2O क्या कर रहा है, H+ दे रहा है, ये H किसके साथ जुड़ रही है, इसके साथ। ठीक है, तो ये H+ दे रहा है, इसलिए ये एसिड है। तो यहाँ पे पानी बेस एक्ट कर रहा है, यहाँ पे पानी एसिड एक्ट कर रहा है। वो हो सकता है क्योंकि वाटर इज एन एम्फोटेरिक, वो आपके सामने है बिल्कुल। जब पानी H+ ले रहा है तो ये जो बॉन्ड था जो O और H के बीच में था, क्योंकि हाइड्रोजन विदाउट पेयर जाएगी, H+ की फॉर्म में H2O के पास जाएगा, तो ये पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH डबल बॉन्ड O, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। और जैसे ही ऐसा हुआ, पानी क्योंकि एसिड भी होता है, H+ देगा, ठीक है, H+ देगा। तो H+ जब दे रहा है, ये पेयर इसकी तरफ को जा रहा है, ये निकल गया हाइड्रोक्साइड आयन OH-, और ये H+ किसके साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, क्योंकि सबको पता है ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। ठीक है, यहाँ जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया ये बॉन्ड। तो वही हो रहा है कि बॉन्ड आपकी जो चेन है, जो आपकी रिंग है, वो ओपन कर रही है, ये बन गया ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट। और साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह से बीटा फॉर्म का हुआ बिल्कुल सेम, यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। वाटर एम्फोटेरिक है, एसिड भी एक्ट कर सकता है, बेस भी। यहाँ पे हम वाटर को एज बेस दिखा रहे हैं क्योंकि H+ को अपनी तरफ को खींच रहा है। जब H+ इस साइड को जा रहा है तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का पेयर था वो इधर शिफ्ट हो रहा है, क्या बन रहा है, CH डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH डबल बॉन्ड O, राइट स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या हुआ, वाटर एज अ
एसिड एक्ट कर रहा है, वाटर जब एज ए एसिड एक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या दे रहा है, H+। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये H+ दे रहा है, तो OH नेगेटिव फिर से निकल गया और ये H+ किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास। ये आपकी जो रिंग थी वो ओपन कर गई, क्योंकि जब ये H+ इसके साथ गया तो ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट गया आपका और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर बन गया। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही चला रहता है प्रोसेस, फेसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। रिंग कभी ओपन करती है, कभी क्लोज करती है। जब ओपन करेगी तो स्पेसिफिक रोटेशन 52.7 हो जाएगी, जब क्लोज करेगी तो 112 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी है, जब रिंग ओपन करेगी तो 52.7 हो जाएगी स्पेसिफिक रोटेशन, और जब क्लोज करेगी तो +19 हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, फेसाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, एंड दैट इज, जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग चलती रहेगी तो आपकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, और उसको क्या बोलते हैं आप, म्यूटा रोटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ म्यूटा रोटेशन। से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग स्ट्रक्चर अलग से भी आ सकता है, एक्सप्लेन करो, या म्यूटा रोटेशन एक टॉपिक है पूरा, वो भी आ सकता है आपको कि क्या होती है म्यूटा रोटेशन और क्या होता है इसका मैकेनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एक्सप्लेन करेंगे जो बाकी लिमिटेशंस बची। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा है, आपने बोला कि ग्लूकोज में, जब हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बोला तो हमने ये दिखाया कि ग्लूकोज में होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, और उसकी वजह से हमने ये बोल दिया कि ग्लूकोज हाइड्रोजन साइनाइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जिस तरह से एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जिस तरह से एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं। ये फिनाइल हाइड्रोजिन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, जिस तरह एल्डिहाइड्स रखते हैं। लेकिन एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, स्किप्स बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन ग्लूकोज ना सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करता, ना स्किप्स रिएजेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स, ग्लूकोज क्यों HCN के साथ रिएक्ट करता है, क्यों हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट करता है, क्यों फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है उसका, क्योंकि ग्लूकोज में एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनता है जिसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बनता है। चाहे उसका अमाउंट कम होता है, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता है, बट स्टिल इट इज़ फाउंड। तो जैसे ही ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, ग्लूकोज वो रिएक्शंस देगा जो एल्डिहाइड्स देते हैं, कॉमन रिएक्शंस। लेकिन कुछ रिएक्शंस होती हैं जैसे सोडियम बाइसल्फाइड या स्किप्स रिएजेंट, इनके साथ ग्लूकोज नहीं रिएक्ट करता। तो उसका रीज़न आप क्या देंगे इसमें, कि क्योंकि ये जो आपके सोडियम बाइसल्फाइड होते हैं और स्किप्स रिएजेंट होते हैं, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, राइट, वीक न्यूक्लियोफाइल हैं, तो इनके साथ किसने रिएक्ट करना है, इनके साथ रिएक्ट करना है ग्लूकोज ने, तब जब इसके पास हो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन ठीक है, नो डाउट इसके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप बनता है, लेकिन वो बहुत थोड़े टाइम के लिए बनता है। तो क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो इतने कम कंसंट्रेशन में या इतने कम टाइम में जो ओपन चेन स्ट्रक्चर बनता है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाते। बस सिंपल सी टर्म में ये है कि क्यों, क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, और जो आपके HCN हो गए या हाइड्रोक्सिल अमीन होगी या फिनाइल हाइड्रोजिन हो गई, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, वो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर थोड़े टाइम के लिए बनेगा, एकदम से रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर थोड़े टाइम के लिए बना, लेकिन क्योंकि ये वीक हैं ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक रीज़न आपके इसका दे दिया, क्योंकि ओपन चेन स्ट्रक्चर की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, इसलिए ग्लूकोज टिपिकल रिएक्शन जो एल्डिहाइड्स की होती हैं वो उनके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। सिमिलरली अब ग्लूकोसाइड्स की बात की थी, एक लिमिटेशन हमने ये भी बताई थी कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। तो क्योंकि ग्लूकोज की दो फॉर्म्स बनती हैं, अल्फा एंड बीटा, तो स्टूडेंट्स यहाँ भी आपके दो फॉर्म्स बन जाएंगी, एक आज की आपकी अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, एक बन जाएगी बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। फ़र्क क्या है, अब इनको क्या बोलूँगी मैं स्टूडेंट्स, इनको मैं अब हेमी एसिटल नहीं बोलूँगी, अब इनको मैं बोलूँगी फुल एसिटल्स, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था, हेमी एसिटल मीन्स जब एल्डिहाइड्स स्मॉल एल्कोहल के साथ रिएक्ट करें, जैसे यहाँ बने थे तो आपने उसको हेमी एसिटल बोला। लेकिन जब एल्डिहाइड्स एक्सेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके फुल एसिटल्स बनते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, यहाँ पे अब
दोबारा से वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा अल्कोहल के साथ, तो आपके पास मिथाइल ग्रुप यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब आपने इसको बोला फुल एसिटल्स। तो अब आपके पास बन गए अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, जो क्यों बने, अल्फा फॉर्म मिथेनॉल के साथ रिएक्ट की, बीटा फॉर्म मिथेनॉल के साथ रिएक्ट की, एक बन गया अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, एक बन गया बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड, और ये दोनों क्या होते हैं, फुल एसिटल्स, एक्सेस ऑफ मिथेनॉल, एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया अब आपके पास। ठीक है, ये एक लिमिटेशन होगी जो एक्सप्लेन कर दी कि ग्लूकोज जब मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो बनते हैं फुल एसिटल्स विच आर मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। ठीक है, तो ये भी दो वही हैं, सिर्फ कार्बन 1 में कन्फिग्रेशन का फ़र्क है, एक में OCH3 आप राइट साइड को लगाओगे, दूसरे में लेफ्ट साइड को, क्योंकि अब H की जगह कौन लग गया, मिथाइल ग्रुप, तो तब इनको बोला आपने फुल एसिटल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप बताओगे आपकी लिमिटेशन क्या थी कि ग्लूकोज रिएक्शन वाला दे दिया आपने कि क्यों ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता कुछ रिएक्शंस को। अब जो दूसरी लिमिटेशन थी वो क्या थी कि ये जो आपके मिथाइल ग्लूकोसाइड्स बनते हैं ये एसिडिक मीडियम में दोबारा से ग्लूकोज और मिथेनॉल बना देते हैं, लेकिन स्टेबल रहते हैं एक्वस और एल्केलाइन मीडियम में। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, लेकिन ये म्यूटर रोटेशन शो नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए क्वेश्चन कि क्यों मिथाइल ग्लूकोसाइड्स म्यूटर रोटेशन शो नहीं करते। ग्लूकोज म्यूटर रोटेशन शो करता है, लेकिन जब इसके ग्लूकोसाइड्स बन जाते हैं तो ये म्यूटर रोटेशन शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने सिंपल सबसे पहले आपको यही बताई, म्यूटर रोटेशन में क्या करना है, आपने पानी लेना है, एक्वस मीडियम में डिजॉल्व करना है। और आपको मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी यही बताई एसिटल्स की कि जो आपके एसिटल्स होते हैं वो एक्वस मीडियम में क्या रहते हैं, स्टेबल। तो क्योंकि ग्लूकोसाइड्स फुल एसिटल्स होते हैं और एसिटल्स एक्वस मीडियम में स्टेबल रहते हैं, तो वो म्यूटर रोटेशन शो नहीं करेंगे, क्योंकि म्यूटर रोटेशन तो आएगी ही एक्वस मीडियम में, पानी में। ठीक है, तो दे आर स्टेबल इन वाटर, सो दे विल नॉट शो म्यूटर रोटेशन। दूसरा आपको बताया गया था कि ग्लूकोज जो है वो टॉन्स रिएजेंट को भी रिड्यूस कर सकता है, फेलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जो आपके ये ग्लूकोसाइड्स बनते हैं वो ना टॉन्स रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते ना फेलिंग सॉल्यूशन के। और इसका भी रीज़न वही है कि क्योंकि आपके ये जो ग्लूकोसाइड्स होते हैं दे आर फुल एसिटल्स, और एसिटल्स एक्वस मीडियम में भी स्टेबल रहते हैं, एल्केलाइन मीडियम में भी स्टेबल रहते हैं। जब मैं टॉन्स रिएजेंट की बात करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मतलब एक कौन सा मीडियम बना रही हूँ वहाँ पे, एल्केलाइन। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रही हूँ मैं उसमें, एक बेस है, एक एल्कली है वो, तो एल्केलाइन मीडियम बना दिया। इसी तरह से फेलिंग सॉल्यूशन में भी एल्केलाइन मीडियम होता है। तो क्योंकि एसिटल्स एल्केलाइन मीडियम में स्टेबल रहते हैं, तो इसलिए मिथाइल ग्लूकोसाइड एसिटल्स होते हैं, तो वो ना फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे ना टॉन्स रिएजेंट के साथ, क्योंकि दोनों में ही एल्केलाइन मीडियम बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इनको एसिड्स में डालते हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में डालते हो, तो ये दोबारा से क्या बना देंगे, आपके पास ये अल्फा फॉर्म बना देगी ग्लूकोज की, और ये बीटा फॉर्म, जो सिंपल फॉर्म है आपकी, दोबारा से जनरेट हो जाएगा मिथेनॉल। और उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि ये ग्लूकोसाइड्स हैं, ये फुल एसिटल्स होते हैं, ये एसिडिक मीडियम में दोबारा से क्या बना देते हैं, ग्लूकोज एंड मिथेनॉल, जो मैंने आपके साथ सबसे पहले डिस्कस कर ली थी इनकी प्रॉपर्टी, कि एसिटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो स्टेबल रहते हैं एल्केलाइन मीडियम में, एक्वस मीडियम में, लेकिन एसिडिक मीडियम में बैक रिएक्शन देते हैं वो, कि दोबारा से क्या बन जाएंगे आपके ग्लूकोज एंड अल्कोहल। अगर आपने सिंपल एल्डिहाइड लिया है तो क्यों ये भी दोबारा से क्या दे देगा, एसिटल, दोबारा से क्या दे देंगे, एल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल। तो हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, मिथाइल ग्लूकोसाइड्स की बात कर रहे हैं, तो वो भी क्या दे देंगे दोबारा से, ग्लूकोज की अल्फा फॉर्म एंड द बीटा फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जो आपको थोड़ी सी वीडियो में प्रॉब्लम आती है जब यूट्यूब में इसको मैं डालती हूँ, वैसे मैं पूरा शेयर करने से पहले पूरी चेक करती हूँ वीडियो, तो थोड़ी सी इमेज में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार फ्लक्चुएट करती है, कई बार इंप्रेशन ठीक नहीं आता आपको, तो थोड़ा सा वेट करना है, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कई बार वो फिर क्लियर हो जाती है वो वीडियो अपने आप दोबारा से 2 सेकंड के बाद। तो आपको अगर फिर भी अगर मुश्किल हो तो आप उसको समझो तो सही कम से कम वहाँ पे,
उसके बाद मैं आपको पूरा भेजती हूँ वापस दोबारा से, ठीक है, पूरे पिक्चर्स मैं आपको भेजती हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन द वीडियो, क्योंकि आवाज़ तो ठीक आ रही है, थोड़ी सी पिक्चर में फ्लक्चुएशन अगर रहती है तो प्लीज़ बियर विद मी, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। तो अब आपका रिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको करा दिया, अब आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, फिर आपने अपनी जो भी वीडियो को देखना है पूरा, ये नहीं कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए उस पर क्लिक करना है, ठीक है, पूरा उसको समझो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, म्यूटर रोटेशन का क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। रिंग स्ट्रक्चर आपको मैंने पूरा क्लियर करा दिया, एक बार पढ़ना है आपने, इसको बुक में दिया है आपको, ठीक है, और फिर आपने इसकी पूरी असाइनमेंट्स बना लेनी है। थैंक यू।